संचार व्यवस्था मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। मनुष्य संचार के लिए कब से व्याकुल एकदम है कि नहीं, है ना। शुरू में ऐसा माना जाता था कि लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते थे, भाषा का विकास भी नहीं था। नहीं, जब भाषा का विकास हुआ तो लोग एक दूसरे को समझने लगे, सोचने लगे, ठीक है। लेकिन उतना भी नहीं, तो कहा जाता है कबूतर वबूतर चिट्ठी उठी ले जाता था, है नहीं। फिर पत्र के खोज हुआ, पत्र के माध्यम से एक दूसरे को संवाद को समझा गया। फिर दूसरा कोई के कान के माध्यम से, दूसरा कोई के मुंह के माध्यम से सुना गया, है ना। मतलब कि तरह तरह से कचने लगा, लेकिन एकरा में हूबहू एकदम सूचना नहीं जाता था, ठीक है। इसलिए रेडियो संचार के क्रांति कहा जाता है कि जब जब मनुष्य को आवश्यकता पड़ता है तब तक आविष्कार करता है ना। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार का जन्म है। जब तक कि आविष्कार नहीं होगा तब तक उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक आवश्यकता नहीं पड़ेगा तब तक आविष्कार नहीं होगा। यानी हूबहू बातों को एकदम भेजा जाए, है ना। इसमें काची किया गया, संचार व्यवस्था पर काम किया गया, जिसमें काची काची का उपयोग होता है संचार व्यवस्था में। टेलीफोन का सबसे ज्यादा तो अभी यही है ना। और टेलीविजन से भी लाइव न्यूज, है ना, देख सकते हो। रेडियो संचरण के माध्यम से हम लोग काजी कर सकते हैं, बातों की एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। उपग्रह संप्रेषण के माध्यम से भी, है ना, हम रेडियो एमेच्योर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह बातों को भेज सकते हैं, ठीक है। तो आगे कहता है कि रेडियो संचरण व्यवस्था प्रदर्शन सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, हटार्ज मार्कोनी, है ना, जगदीश चंद्र बोस। रेडियो तरंग के बारे में जो कि पिछले चैप्टर पर थे। टेलीफोन सेवा के सबसे पहले मैक्सवेल, हटार्ज, मार्कोनी, है ना, भारत में जगदीश चंद्र। टेलीफोन सेवा का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिका में 1915 में किया गया। तो जो मैंने टेलीफोन का खोजा 100 साल लगभग, है ना, इस रेडियो तरंग के। इसके कार्यक्रम में उपग्रह संचार व्यवस्था 1962 में, 1915 में काचे हुआ सबसे पहले टेलीफोन का सेवा शुरू किया गया, है ना। इस संचार व्यवस्था उपग्रह में कब आया? 1962, ठीक है ना। उपग्रह संचार में सबसे पहले सैटेलाइट भेजने वाला देश था तो था रूस, है ना। बाद में फिर सब अमेरिका, भारत काफी मात्रा में आगे निकल गया है। ऑप्टिकल फाइबर का अधिक उपयोग कच्चे में होता है, संचार व्यवस्था में कर रहे हैं। कुछ में कर रहे हैं सबसे ज्यादा ही ऑप्टिकल के, है ना, संचार के किस में कर रहे हैं? संचार व्यवस्था में, जिसका कब से शुरू हुआ? 1970 से, है ना। अच्छा, संचार व्यवस्था के और कौन कौन से तत्व है, ठीक है, मतलब एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें देखो बहुत सारे भाग एक में लेते हैं। मनुष्य लेता है, मशीन लेता है ना, माध्यम इसका, ठीक है। तो देखो वह व्यवस्था जिसके द्वारा सूचनाओं अथवा संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह संप्रेषण किया जाता है और उनका फिर दूसरे स्थान पर अभिग्रहण किया जाता है, जिसे कची कहते हैं? संचार व्यवस्था। कहने का मतलब कि कोई सूचना है, कोई कची है? सूचना, है ना। इसको भेजे, ठीक है, ये मशीन रहा और इसको यहाँ पर सूचना कची हो गया? प्राप्त हो गया। यानी कि हो गया रिसीवर, नहीं, ये हो गया सेंडर, यानी कि भेजने वाला, ये हो गया सेंडर, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया? रिसीवर। और यहाँ पे क्या हो गया? मॉड्यूलेटर, यानी कि मशीन जो हो गया। ये हो गया मोडेम, माध्यम, जिसके वजह से जैसे कि अभी हमारे पास फोन है, हम फोन से किसी को कॉल करेंगे तो हम है काची भेजने वाला, हम कर रहे हैं ना, तो ये माध्यम से जाएगा तो यहाँ पे कहीं तो कनेक्ट होगा, डायरेक्ट फोन टू फोन कनेक्ट होगा नहीं, ठीक है। यानी कि फोन से होगा, फोन से टावर में जाएगा, टावर से उपग्रह संचार में, और उपग्रह संचार से फिर उसके पास वाला टावर में, और उसके पास वाला टावर से उसके फोन में रिंग होना शुरू हो जाता है ना। यानी कि इसके बीच में जो लैगिंग रहता है, रिंगिंग टाइम रहता है, कॉलर ट्यून जो आ गया है यार, है ना, उस समय में फोन नंबर कोड को खोज रहा है, वो फोन नंबर नहीं है, कोड नंबर है ना। वो जो कोड है, जैसे कि बाइनरी में हम लोग जाने, है ना, कि 1001, है ना, इस तरह से लॉजिक गेट के समूहों के बारे में पढ़े, है ना। तो इससे ही संबंधित कैसे दिया गया है वो संचार व्यवस्था। देखो तो उसको मैं सिम कार्ड में देखा हुआ, यहाँ पर बहुत सारा लॉजिक गेट ऐसे रहता है एकदम समूह में, है ना। तो इसको लॉजिक गेट, तो लॉजिक से कुछ तो सेट मिला हो, तो उसको में से काची एगो नंबर अंक मिला, डिजिट, और उसी को काची बना देगा नंबर, जिसको हम लोग फोन नंबर नाम से जानते हैं, है ना। और उसी कोड को खोजता है, और कोड खोजने के बाद जिसके पास फोन रहेगा, जैसे कि फोन मान लो हमारे पास है लेकिन रूम में है, हम बाहर आएंगे तो हमको पास फोन आ गया, फोन पर फोन आया है, ठीक है ना, रिंग हुआ था, यानी कि फोन को कोड मिला है, सिम को मिला है, ठीक है। और इस तरह से इस व्यवस्था को कैसे कहते हैं? संचार व्यवस्था। आधुनिक जो में संचार का अर्थ होता है सूचनाओं, कैसे करना? सूचनाओं एवं संदेशों का प्रसारण तथा अभिग्रहण, है ना, माने कि भेजना, प्राप्त करना, सूचनाओं को भेजना, प्राप्त करना, ठीक है। इसमें कैसे होता है? 3 प्रकार की व्यवस्था का उपयोग होता है। पहला विद्युतीय, दूसरा का इलेक्ट्रॉनिक, और तीसरा का प्रकाशीय। सूचना विद्युत के माध्यम से भेजा जा सकता है ना, महसूस करना है कि करंट है या नहीं है ना, तार के माध्यम से ना, कि देखो हम दे रहे हैं अपना ग्रिड से करंट, विद्युत माध्यम से आ गया सूचना, करंट आ गया, ठीक है नहीं। माइक में करंट है कि नहीं। आगे देखो, आगे क्या कहता है कि 3 भाग से भेजा जा सकता है। कौन कौन? विद्युतीय,
है ना, और कौन इलेक्ट्रॉनिक, और कौन प्रकाशीय। 3 प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन, तो विद्युतीय है ना, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रकाशीय है ना। अब प्रत्येक संचार व्यवस्था में 3 भाग होते हैं। संचार व्यवस्था में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है प्रेषित, मतलब कि सेंडर, कची सेंडर यानी कि भेजने वाला, ठीक ना। अच्छा, आगे संचार चैनल, ठीक ना, और फिर अभिग्राही, ठीक ना। तो अभी तीनों को हम लोग परिभाषा जानते हैं। देखो कहता है कि प्रेषित, ठीक ना, प्रेषित मतलब कि ट्रांसमीटर भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमीटर, ठीक ना। इसके द्वारा सूचना अथवा संकेतों को आवश्यकता अनुसार वांछित रूप में परिवर्तित करके प्रेषित करना होता है, मतलब कि भेजना होता है। प्रेषित कहने का मतलब है कची कि भेजना होता है ना। ट्रांसमीटर इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसमीटर लगल है, मतलब कि सूचना जा रहा है ना, और रिसीवर लगल है, मतलब कि है ना प्राप्त कर रहा है। जैसे कि मान लो है ना, मोबाइल है, मोबाइल के माइक है, तो ये कौन चीज है? ये है प्रेषित, यहाँ से आवाज को काज कर रहा है, भेज रहा है। ये विद्युतीय सिग्नल में घूरते घूरते जा रहा है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो शॉक सिग्नल में बदल जा रहा है, ठीक ना। और जब इसको हम सुनेंगे तो कैसे हो जाएगा, वो आउटपुट में आएगा, जो कि ध्वनि सिग्नल में आएगा, ध्वनि रूप में आएगा, ठीक ना। अच्छा, उदाहरण के लिए देखो, माइक्रोफोन, कचे माइक्रोफोन है ना, ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। कौन? माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन है ना, माइक्रोफोन काची कर रहा है, ध्वनि निकल रहा है हमारे शरीर के अंदर से, है ना, मुंह से, तो ध्वनि निकल रहा है, तो ध्वनि कोई कोची कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और विद्युत ऊर्जा में जाकर के दे रहा है ना। और जब इसको बजाएंगे मोबाइल से, बाजा में, स्पीकर से, डीजे से, तो वो काजी करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ऊर्जा को नष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ना। अच्छा, और इसके साथ साथ देखो, इसको काजी कहते हैं, ऐसा युक्ति है ना जो किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा यानी ध्वनि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। काची कहते हैं? ट्रांसड्यूसर, है ना। और जो भेजता है उसे ट्रांसमीटर कहते हैं। काची कहता है? जो भेजता है सूचनाओं को, संकेतों को, उसे काची कहते हैं? ट्रांसमीटर, है ना। हाँ, प्रेषित, ठीक है। और जो ध्वनि और प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो काची कहलाता है? ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर काची स्पीकर चित्र के माध्यम से, क्या है? स्पीकर अथवा माइक्रोफोन, है ना। ये माइक्रोफोन यहाँ पर काची कर रहा है, इस सिग्नल को बदल रहा है, कभी कर रहा है सिग्नल को, यानी कि मॉड्यूलेटर है, ठीक ना। और एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर मतलब कि बाजा, ठीक ना। और यहाँ से क्या हो रहा है, ध्वनि संकेत बदल रहा है, विद्युत संकेत, विद्युत संकेत से फिर क्या हो रहा है, ध्वनि संकेत, यहाँ पर साउंड जा रहा है, ठीक ना। इस तरह से आगे आता है क्या, संचार पैनल, क्या आता है? चैनल, है ना। संचार चैनल, हाँ, पैनल नहीं, पैनल मतलब दूसरा चीज होता है, संचार चैनल, ठीक है। देखो, कम्युनिकेशन चैनल संचार व्यवस्था में प्रेषित तथा विग्रहण को 2 विभिन्न स्थानों पर स्थित होता है। काहे कि भेजने वाला है से देखो कहाँ है, ग्रहण करने वाला है से कहाँ है, यानी कि भेजने वाला अलग होगा और ग्रहण करने वाला अलग होगा। जैसे कि मान लो वीडियो को जब यूट्यूब पर देखा तो कौन कहाँ है कि नहीं, अब भेजने वाला कहाँ है, मतलब कि दोनों को अलग अलग हो सकते हैं। इन्हें एक दूसरे को जोड़ने वाले भौतिक माध्यम को कैसे कहा जाता है? चैनल, है ना, जो कि चढ़ भी जाएगा यूट्यूब चैनल, वो दूसरा बात चैनल है, ठीक है नहीं। मतलब कि चैनल कहने का मतलब कि लाइन, है ना। इसको मैं जोड़ता है दोनों को। संचार व्यवस्था के आधार पर चैनल निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक कची तार या केबल वाले, है ना, तार या केबल वाले टेलीफोन में, दूसरा का कची बेतार, है ना। तार यानी कि केबल वाले, है ना। मतलब कि एकरा में कैसे जोड़ सकता है, जैसे कि मान लो मोबाइल में जा रहा है, जखनी तक के कची से जा रहा था ऐसे ही डायरेक्ट, है कि नहीं, लेकिन अब कचे जा रहा है, तार के माध्यम, है ना। मतलब कहने का मतलब तार या केबल वाला हो गया, है ना। जैसे कि माइक्रोफोन देखा हुआ, हेलो चेक बोला, एगो कोड खोसा वाला रहता है, एगो डायरेक्ट बैटरी लगने वाला होता है ना। जो कोड खोसा वाला है तार या केबल वाला हो गया, है ना। अब बेतार माने कि वायरलेस, जैसे कि ईयरफोन जानते हो तुम लोग, कान में डायरेक्ट खोस जाता है, वो खोसे वाला रहता है। आई हो गया तार वाला, लेकिन अब आ गया ब्लूटूथ, यानी कि वायरलेस। वायरलेस मतलब कि कोई तार नहीं, जैसे कि माइक्रोफोन होता है पढ़ाने वाला, है ना, तो वहां पर से डायरेक्ट कैसे है, तो वायरलेस है, ठीक ना। बेतार से ज्यादा याद रहेगा वायरलेस, है ना। तो वायरलेस मतलब कच्ची मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा, कौन तरंग द्वारा? विद्युत चुंबकीय तरंगों से घिरे हैं हम लोग, तरंगों से, विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा। प्रकाश भी कच्ची एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखो, अभिग्राही, तीसरा पॉइंट का होता है अभिग्राही। अभिग्राही यानी कि रिसीवर, अभिग्राही कहने का मतलब क्या होता है? इसका कार्य मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित संकेतों को एंटीना द्वारा प्राप्त करना होता है। माने तरंग जब छोड़ रहा है तब तरंग को प्राप्त करना किसका काम है? अभिग्राही, है ना। कार के ऊपर लगे देखा होगा सिग्नल के रूप में, है ना। घर के ऊपर तो कैसे रिसीवर है ना। टीवी के एंटीना में, डिश में, है ना। एक यहाँ पे यहाँ पे चौकबॉल जैसे
वो रिसीवर रिसीव करके फिर तार के माध्यम से जाकर के डिश में देगा, और डिश के 3 को फिर तार के माध्यम से टीवी में देगा, और टीवी का चेक करेगा तरंगों को, और ही सिग्नल बढ़िया रहेगा, है ना, संचार बढ़िया से करेगा तो क्लीन दिखाएगा, और अगर नहीं रहेगा तो किच किच, है कि नहीं। हाँ, नो सिग्नल बिग सिग्नल एंटीना द्वारा प्राप्त होता है, और फिर संसूचक या बीम मॉड्यूलेटर द्वारा श्रव्य तरंगों को प्रवर्धित करके स्वीकार द्वारा ध्वनि को बदलना अभिग्राही या ब्लॉक आरेख द्वारा दिखाया जाता है। इसको द्वारा खाता है ब्लॉक क्या, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या था कि अभी हम लोग ये इस वाले भाग को देखें, फिर से ये लिख दो, ये क्या चाहिए माइक है ना, स्पीकर नहीं माइक, यहाँ पर देख लो माइक्रोफोन है ना, चाहे तो स्पीकर बज रहा है जरा से माइक्रोफोन ले रहा है, माइक्रोफोन से कहाँ गया ध्वनि मॉड्यूलेटर में, है ना, ध्वनि स्रोत में, और इसको एम्पलीफायर से आई विद्युत चुम्बकीय तरंग बना दिया, ठीक ना। अब एक बाद से जैसे कि मान लो हमारे पास वायरलेस रहता माइक्रोफोन, है ना, तो हम बोलते तो मुक्त आवाज में जाता, और कैमरा में रिकॉर्ड होता, चाहे तो ऐप पर रिकॉर्ड होता, तो कहाँ जाता, वो डायरेक्ट जाता विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से, ठीक ना, जिसको मैं सिग्नल के रूप में निकला रहता है वायरलेस रूप में, है ना। अच्छा, इसको मैं काची करता, वो रिसीव करता है, जैसे कभी कभी सभा में मीटिंग हो रहा होता, देखा वायरलेस हम छोटे छोटे बस माइक लिया रहता है ना, इसका एंटीना रहता है कि नहीं, वो काजी करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ से निकल रहा है, और वो रिसीव कर रहा है, वो रिसीव एम्पलीफायर करके बड़ा मशीन जो रहता है बहुत सारा मिक्सिंग, है ना, उससे जैसा मशीन का चेक करता है एम्पलीफायर, और रिसीव कर करके और बॉक्स में देता है, बॉक्स का चेक करता है तो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है ना। जैसे कि यहाँ पे रिसीवर है ना, एंटीना से रिसीव किया, है ना, तो जो रिसीव करता है उसे काजी करते हैं डेडिकेटर, ठीक है, अभिग्राही, और ये एम्पलीफायर में है ना, और ये स्पीकर में दे देगा, और स्पीकर से कुछ निकल लेगा, साउंड निकलने लगेगा, कुछ निकलने लगेगा, साउंड निकलने लगेगा, ठीक ना। आगे कहता क्या कि इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में कुछ और मूल पद, है ना, जैसे कि देखो कहता है कैसे कि कौन कौन चीज एक में, तो निम्नलिखित चीज होता है, पहला ट्रांसड्यूसर, कैसे ट्रांसड्यूसर कैसे कहते हैं, तो यह वह युक्ति है जो एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है, ऊर्जा को दूसरा है ना, खास करके ध्वनि और प्रकाश को, है ना, रूप में लाता है विद्युत रूप में, तो उसे कैसे कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे कि ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में मिला माइक्रोफोन, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में सौर पैनल, है ना, तो इसे हम कच्ची मशीन का प्रक्रिया कहलाएगा ट्रांसड्यूसर, कैसे कहलाएगा, हिंदी नाम भी ट्रांसड्यूसर, इंग्लिश नाम भी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ऐसी युक्ति है जो कुछ भौतिक चरों पर अपने निर्गत पद रूपी विद्युतीय सिग्नल को चारों के रूप में परिवर्तित करते, तो उसे विद्युत ट्रांसड्यूसर कहते हैं। मतलब कि विद्युतीय सिग्नल में बदल देता है तो उसे कैसे कहते हैं, विद्युतीय ट्रांसड्यूसर। कोई भी माध्यम हो उसे विद्युत में बदल देगा तो उसे कैसे कहेंगे, विद्युत ट्रांसड्यूसर। दूसरा है सिग्नल, सिग्नल को हिंदी में भी सिग्नल कहते हैं, इंग्लिश में सिग्नल कहते हैं, ठीक है, संकेत सिग्नल, है ना। देखो प्रेषण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचना को सिग्नल या संकेत कहते हैं। मतलब कि जो भेजा गया विद्युत के रूप में उसे कैसे कहते हैं, संकेत। जैसे कि हम बोल रहे हैं तुम लोग फिजिकल सुन रहे हो, है कि नहीं, है, और इस संकेत के रूप में जा रहा है, और जो सुनेगा तो कैसे डिजिटल, उसको जितना जोर से बुलवा दो, मशीन के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है ना। और अभी हमको पास कुछ लिमिटेड ऊर्जा है कि नहीं, बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं बोल सकते, है कि नहीं, और बहुत मैक्सिमम धीरे भी नहीं बोल सकते, ठीक ना। इस प्रकार से कि मनुष्य की क्षमता होता है सुनने की क्षमता कहाँ तक डेस हुआ, 20 से 30, और कब ध्वनि नहीं सुन पाएगा उन्हें, 80-90 ऊपर वाला शोर में आ जाता है ना, उसके बाद फिर सुनने से अच्छा। आगे होता है प्रेषित, कैसे है माने ट्रांसमीटर, ठीक ना। प्रेषित प्रवेशित संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तक इसके अभिग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब कहने का मतलब प्रेषित कहने का है ना कि सिग्नल को जोड़ करके और भेजने का काम करता है, उसे कैसे कहते हैं, प्रेषित, ठीक ना, प्रेस करना, ठीक है। और एक होता है अभिग्राही या रिसीवर, अभिग्राही ठीक ना, तो देखो हाँ, जो सूचनाओं का करता है ना, अभिग्रहण करता है यानी कि प्राप्त करता है। किसी अभिग्राही चैनल के निर्गण पर प्राप्त सिग्नल के वांछनीय संदेश सिग्नल को प्राप्त करता है, तो उसे कैसे कहते हैं, अभिग्राही। एक होता है छीनता, होता ठीक ना, अटेंशन। देखो कहता है कि माध्यम के संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता में जो ह्रास होती है उसे कैसे कहते हैं, छीनता। कहने का मतलब है कि सिग्नल कैसे हो जाए, कम हो जाए, उसे कैसे कहते हैं, छीनता, ठीक ना। कैसे कहते हैं, वीक सिग्नल, हमने आती भाषा, ठीक ना। एक है प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन, कैसे प्रवर्धन। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में उपयोग से सिग्नल का आयाम और फलस्वरूप उसकी तीव्रता में जो वृद्धि होता है ना, अब वृद्धि करने की प्रक्रिया कैसे कहते हैं, सिग्नल में जो कमी होती है वृद्धि होती है, जैसे कि है ना। कहने का मतलब है कि हम लोग के पास फोन में साउंड ज्यादा नहीं है ना, मतलब कि छीनता है, ठीक ना, लेकिन इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए जो मशीन का उपयोग करेंगे कैसे कहलाएगा, एम्पलीफायर, ठीक ना। लेकिन प्रक्रिया कैसे कहलाएगा, एम्पलीफिकेशन यानी कि प्रवर्धन,
है ना। मशीन का लगा कच्चे तो एक एम्पलीफायर लगा करके साउंड बढ़ाते हैं, जो मशीन रहता है एम्पलीफायर का, और बड़े बड़े बॉक्स, छोटा बॉक्स कर नहीं सकता है कि ना। इसको इस प्रक्रिया का करते हैं प्रवर्धन, ठीक ना। और इसके बाद आता है परास, क्या जाता है परास, रेंज, है ना, कहाँ तक रेंज है, ठीक है। यह स्रोत लक्ष्य के बीच अधिकतम दूरी है जहां पर सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता के साथ पहचानना होता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं हमारा रेंज होगा कि 20 फीट तक जाए, 60 फीट तक जाए, है नहीं, मतलब रोड तक जाए, यहाँ तक, है ना। लेकिन मशीन का भी उसी तरह से, छोटा बॉक्स है उसका रेंज, बड़ा मशीन है उसका रेंज, CCTV चिचिया रहा है, रेडी टू पेयर है तो उसका भी रेंज है कि नहीं। अच्छा, एक आता है बैंड की चौड़ाई यानी कि बैंड विड्थ, कची बैंड विड्थ यानी कि बैंड के चौड़ाई, ठीक ना। तो देखो बैंड के चौड़ाई से हमारा समझ है, तात्पर्य है कि उस आवृत्ति के परास है जिस पर कोई उपकरण प्रचलित है ना, अथवा स्पेक्ट्रम पर उस भाग से होता है जिसका सिग्नल सभी आवृत्तियों में विद्यमान होता है। माने कि बैंड का चौड़ाई कहने का मतलब कितना सिग्नल उसका है, स्पेक्ट्रम पर उसका कितना सिग्नल दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है ना। सिग्नल के सभी आवृत्तियां उसमें है तो उसे काजी कहते हैं बैंड की चौड़ाई, ठीक ना। बैंड की चौड़ाई मतलब कहने का मतलब इस प्रकार से है ना कि बैंड की चौड़ाई किस तरह से कितना भाग में है, ठीक ना, ये बैंड के चौड़ाई में, ठीक ना। बैंड का चौड़ाई ज्यादा रहेगा, तरंग दैर्ध्य प्रभावित होगा, ठीक ना, इधर से। इसके बाद आता है मॉडुलन, काची मॉडुलन पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ये मॉडुलन वहां पर पिछला वाला भाग कच्चे था मॉडुलन से पहले, है ना, जिसको कच्चे बैंड के चौड़ाई, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। मॉडुलन कैसे करते हैं, मॉडुलन को हिंदी में इंग्लिश में ही मॉडुलन कहते हैं। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल को अधिक दूरिया तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो हम बोल रहे हैं फिजिकली रूप में इसको बहुत दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। ऐसे तो मान रहे हैं कि बढ़ते चल जाएगा, लेकिन एक समय आएगा खत्म। जैसे कि प्रकाश जो है गमन कर रहा है ना, प्रकाश गमन कर रहा है, धरती पर आ रहा है ना, अंदर ही जा सकता है, लेकिन अंदर जाते जाते कच्चा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि प्रकाश सूर्य उगता है वहां से प्लूटो तक जाएगा, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, है ना, ये सब होते हुए, लेकिन वहां तक जाते जाते कच्चे रहेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा और मात्रा कम जाएगा। ठीक उसी प्रकार से, ठीक ना। तो इसको कच्चे कहते हैं। इसीलिए प्रेषित पर निम्न आवृत्ति को संदेश को सिग्नल सूचनाओं को उच्च आवृत्ति के तरंग पर अधरोपित किया जाता है, ऐसे कैसे कहते हैं मॉडुलन, निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति, हाँ, निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में बदलते कर करके भेजा जाता है बहुत दूर तक, तो उसे कैसे कहते हैं मॉडुलन, है ना। यानी कि हमको कम साउंड है, ज्यादा दूर तक भेजना है, स्पीकर के साउंड बढ़ा, तो ये प्रक्रिया कैसे कहलाएगा मॉडुलन, है ना, कि दूर तक जा सकता है तो कैसे हो जाएगा मॉडुलन, है ना। लेकिन ये है बी मॉडुलन, माने कि कच्ची इसके विपरीत, है ना। तो हम कैसे कहेंगे कि इस प्रक्रिया में कैसे होता है, अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग की सूचना को पुनः प्राप्ति होती है, ऐसे कैसे कहते हैं मॉडुलन, अथवा मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कैसे कहते हैं मॉडुलन कहते हैं, ठीक ना। एक है पुनरावर्तक, कैसे है पुनरावर्तक क्या है, पुनरावर्तक कहने का मतलब क्या होता है कि, है ना, पुनरावर्तक माने अभिग्राही, पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है, कैसे कैसे के अभिग्राही के और प्रेषित के, अभिग्राही माने ग्रहण करने वाला और प्रेषित, देखने दोनों के मिलने के बाद बनता कैसे होता है पुनरावर्तक, रिपीटर, ठीक ना। पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल चयन करता है, उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को पुनः प्रेषित करता है। मतलब कहने का है ना, कि पुनरावर्तक जैसे कैसे भेजने वाला सिग्नल ग्रहण किया, है ना, और उसको कैसे करेगा चयन करेगा कि अच्छा क्वालिटी कौन है ना, बढ़िया क्वालिटी कौन है, और उसे प्रवर्धित करके फिर अभिग्राही को भेजेगा, है ना, मतलब कि सुधार करने की कोशिश करेगा कौन पुनरावर्तक, है ना। इसलिए आगे आता है कुछ रब, जिसको नॉइज कहते हैं, रब यानी कि नॉइज, ठीक है ना। नॉइज करने का मतलब कि हल्ला थोड़ा सा, जैसे कि अभी हम बोल रहे थे केवल हमारा आवाज आ रहा है, अभी गाड़ी रोड पर से गुजरेगा था चाय चोक, है ना, तो इसको लिए मेकिंग नॉइज बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा मेकिंग नॉइज, है ना। मेकिंग नॉइज नहीं माने डोंट मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज हो हल्ला हो, है ना। जैसे कि अभी गाड़ी जा रहा है उसका आवाज भी कैप्चर हो रहा है ना, हम लोग का भी आवाज कैप्चर हो रहा है, सबको की आवाज कैप्चर हो रहा है, यहाँ पर से बोल रहे थे, ठीक ना। लेकिन एक में आलतो जैसे कि टी टी ची ची वाला कैसे होता है, वो मशीन का भी काम करता है, कहीं कोई आने लगता है सिग्नल नहीं, तो वहां पर कैसे उसको दूर करने के लिए माने रब उन अवांछनीय सिग्नल कहा जाता है जो किसी संचार व्यवस्था में, है ना, संदेश को सिग्नलों को भेजने में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं फोन से, ठीक ना, लेकिन एक पर बगल में कोई बाजा बज रहा है ना, उसको आवाज आ रहा है, तो उसको आवाज से हम लोग को बात सुनाई नहीं दे रहा, तो हमारे लिए कैसे हो जाएगा नॉइज हो जाएगा, रब हो जाएगा, ठीक ना। फिर बिल्कुल उसी प्रकार से, ठीक ना, कि कोई सिग्नल भेज रहा है, जैसे कि टीवी पर सिग्नल है आ रहा है, ठीक ठाक फिल्म देख रहे हैं, ठीक ठाक सीरियल देख रहे हैं, है ना, लेकिन ओकरा में सिग्नल कमजोर होता है ना, माने कुछ कुछ किच किच हो जाए, तो समकाची में आ गया नॉइज यानी कि, ठीक ना। इसके बाद आता है सिग्नल की बैंड चौड़ाई, सिग्नल की है ना बैंड विड्थ। फिर किसी संचार व्यवस्था में संदेश सिग्नल की कोई ध्वनि, संगीत अथवा कंप्यूटर आंकड़ा हो सकता है। सिग्नल की बैंड चौड़ाई में कच्ची कच्ची सिग्नल में हो सकता है कि ध्वनि,
है ना, ध्वनि हो सकता है, और कुछ संगीत हो सकता है, अथवा कंप्यूटर आंकड़ा हो सकता है। उन सिग्नलों के प्रत्येक आवृत्ति के परासकच्चे होते हैं अलग अलग, सबके परासकच्चे हो सकता है अलग अलग, है ना। जैसे कि वाक सिग्नल के लिए 300 हर्ट्ज से लेकर के 3100 हर्ट्ज, है ना, बात वाला के लिए। और आवृत्ति अतः टेलीफोन संचार के लिए 3100 से लेकर के 300 हर्ट्ज, है ना। अच्छा, 3100 मैंने 300 से लेकर उच्च सीमा को निम्न से लिखता है, यानी कि इसका कुल कितना बैंड की चौड़ाई 2800 हर्ट्ज है। बैंड की चौड़ाई कहने का मतलब समझा कि उच्च सीमा है ना, काचे कर देंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा बैंड के चौड़ाई। जैसे कि बातचीत करने के लिए 300 से लेके काचे हो गया वाक सिग्नल, बातचीत फोन पर, है ना, इसको 300 से लेके 3100, इसका बैंड की चौड़ाई कितना हो गया 3100 से घटा 300 यानी कि 2800, है ना। प्रेषण के लिए लगभग 20 किलो हर्ट्ज की बैंड चौड़ाई होती है। कितना 20 किलो हर्ट्ज के जेड माने कि 20। आवृत्ति का श्रव्य प्रेशर कितना होता है तो 200 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज श्रव्य प्रेशर सुनने वाला, है ना, 200 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, है ना। और फिर दृश्यों का प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नल में 4.2 मेगा हर्ट्ज बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। माने कि वीडियो अगर देखना है ना, प्रसारण करना है तो उसके लिए कितना बैंड की चौड़ाई होना चाहिए 4.2 मेगा हर्ट्ज, माने कि बहुत हाई सिग्नल चाहिए। जैसे कि हम लोग इसको वीडियो को देखते हैं यूट्यूब पर, है ना, तो वहाँ पर रेजुलेशन चेंज करना 140 प्रिंट 144 140 नहीं 144 240 360 720 1440 2100, है ना, माने कि तो उसमें सिग्नल अच्छा 1080 रहता है। हाँ, उसको हाई रेजुलेशन में 1080 सबके अलग अलग होता है ना। इसमें देखो, है ना, तो यहाँ पर सिग्नल के रूप में कुछ दिया, बैंड के चौड़ाई दिया गया। जैसे कि देखो, पहला है भाषण के, किसका भाषण, ठीक ना। अच्छा, भाषण के माने स्पीच के, इसका आवृत्ति प्रास कितना 300 हर्ट्ज से लेकर 3100, यानी कि बैंड के चौड़ाई कितना हो जाएगा 2800, घटा देंगे, है ना। अच्छा, संगीत के, है ना, तब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, है ना, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज, माने कि किलो हर्ट्ज में हर्ट्ज कितना लगभग 20 किलो हर्ट्ज, ठीक ना। या ना तो फिर कहेंगे तो फिर कम हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज कहने का मतलब कि देखो 1000, है ना, 1000 हर्ट्ज बराबर 1 किलो हर्ट्ज, 1 kHz, है ना। अच्छा, इसके बाद आता है कि दृश्य वीडियो के लिए, है ना, दृश्य में कितना हो जाएगा तो दृश्य में 1500 मेगा हर्ट्ज से लेकर 1506 मेगा हर्ट्ज, 1500 मेगा हर्ट्ज से लेकर 1506, यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा 6 मेगा हर्ट्ज, है ना, माने कि बैंड की चौड़ाई कितना हो जाएगी 6 मेगा। कंप्यूटर डाटा, है ना, कंप्यूटर डाटा का आवृत्ति प्रास कितना है तो 2000 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 2600 मेगा हर्ट्ज, है ना, यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा 600 मेगा हर्ट्ज, ठीक, कितना हो जाएगा 600, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है कि देखो आगे का चाहिए कि मॉडुलन में तथा इसकी आवश्यकता, मॉडुलन तथा इसकी, है ना। श्रव्य आवृत्ति माने कि सुनने वाला, है ना। परास माने कि दूरी, ध्वनि तरंगों को वह परास है जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं, है ना, हम अपने कानों से सुन सकते हैं। हम लोग इसकी आवृत्ति कहाँ से 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, कहाँ से कहाँ तक 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक कैसे कर सकता है सुन सकते हैं, है ना। और ध्वनि तरंग को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित, है ना, सबसे पहले माइक्रोफोन द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंग परिवर्तित करके किया जाता है। माने कि अगर हम विद्युत में बोल रहे हैं ध्वनि तो कैसे जा रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग से होते हुए विद्युत सिग्नल में बदल करके, ठीक ना। इस प्रकार से सौर आवृत्ति का परास जो होता है से बहुत अधिक दूरी तक सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकता। तार के माध्यम से हम लोग कहाँ तक भेज सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, है ना। जैसे कि यहाँ पे है तो 10 मीटर तक की दूरी तक भेज रहे हैं, ठीक है नहीं, 10 मीटर से ज्यादा दूरी तक, माने कि पूरा दूरी तो तय करके ही नहीं जा रहा है, ठीक है नहीं, पूरा दूरी तय करके ऐसे नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं चल जाएगा, नहीं ना जाएगा, है तो इसमें काचे होगा सीधे नहीं, इसलिए काचे करते हैं इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में, ठीक ना। पहला क्योंकि इसका ऊर्जा कम होता है, इसका ऊर्जा काचे होता है कम होता है ना, कितना लगभग 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को संप्रेषण करने के लिए एंटेना या एरियल का साइज, है ना, भेजे जाने वाले तरंगों का कोटि होना चाहिए, माने कि इसमें कोटि का निर्भरता नहीं है, कितना, है ना, एरियल कुछ नहीं, एंटीना कुछ नहीं, एंटीना की सहायता से ना लोग घर में टीवी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अगर एंटीना नहीं रहेगा तो कैसे चाहो तो तार लगा कर, तो पहले मोटरसाइकिल के चक्का वाला एंटीना बनाते थे, है ना, अब मारा गया डिश वाला ठीक ठाक नहीं, इसको में कोई प्रॉब्लम होता नहीं, डायरेक्ट ग्रहण करता है ढेर सारा और डायरेक्ट परिवर्तित करता है रिसीवर में और जाकर के उस टीवी में। एंटीना द्वारा विकसित प्रभावी शक्ति लंबाई के एल के एंटीना द्वारा विकिरण शक्ति पी हो तो इसमें दिखाया जाता है कि पी क्रमानुपाती होता है L/λ के होल स्क्वायर, है ना। यानी इसका अर्थ हुआ कि समान एंटेना लंबाई के छोटे तरंग दैर्ध्य संकेतों द्वारा विकृत
शक्ति के बड़े तरंगदैर्घ्य संकेतों की तुलना में अधिक होगी, माने कि छोटा द्वारा, है ना, इसमें क्या कहता है कि संकेत जितना है ना, बड़े तरंगदैर्घ्य के संकेतों की तुलना में क्या होगा, बड़ा वाला से छोटा वाला में क्या होगा, अधिक होगा, ठीक ना। दूसरे शब्दों में कहें, है ना, तो देखो मॉडलन की वह प्रक्रिया यहाँ पर, है ना, मॉडलन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग के किसी अभिलक्षण अथवा गुण के निम्न आवृत्ति के स्रव तरंग को मूलक तरंगों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक ना। और कैसे कैसे बदला जाएगा, तो यहाँ पर मॉडलन के प्रकार से बदला जाएगा, है ना। कौन कौन माध्यम से, आयाम मॉडलन से, कौन मॉडलन से, आयाम, और फिर कौन, आवृत्ति, और फिर कुछ कला मॉडलन, ठीक ना, जिसको हम लोग आगे चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, ठीक ना। इसके अलावा इस पर से थोड़ा सा इसको जान लो। देखो हम लोग अभी जाने कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, है ना, तो कौन सा किसका स्पेक्ट्रम, है ना, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम इधर रहेगा, और दूसरा भाग में क्या रहेगा, उसका परास रहेगा, है ना, जो कि मीटर में रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा, इसका हर्ट्ज रहेगा, परास माने कि हर्ट्ज में, और उत्पादन कहाँ से होता, और संसूचक, इसको से हमको 4 इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना। देखो पहला तरंग का है गामा किरणें, ये भी एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य किरणें और रक्त किरणें, है ना। तो देखो गामा किरणें कहाँ से उत्पादन होता है, नाभिक से, है ना, उपयोग कच्चे में होता है, तब फोटोग्राफिक फिल्म में, ठीक ना। अच्छा एक्स किरणें तो पर माने कि बंद, इसको क्या बोलते हैं, तो बंद टेस्ट ट्यूब नहीं, इसको बोलते हैं ठीक परख नली नहीं, इसको क्या बोलते हैं, निर्वात उपस्थित जगह में परमाणु का खोज करने के लिए, है ना, परमाणु को पता, हाँ पता करने के लिए बंद निर्वात जगह, है ना, परमाणु खोज करने के लिए इसको काची बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब भी कह देते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब नहीं होगा, बंद होगा तब हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा इसके बाद काची परमाणु के आंतरिक भुजा में देखो, इसको फोटोग्राफिक फिल्म में उपयोग, एक परावैंगनिक किरण है ना, इसका तरंगदैर्घ्य होता है इतना, ये तरंगदैर्घ्य मान दिया हुआ है, ठीक ना। इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, आर्क लैंप से और स्पार्क लैंप से, ठीक ना। फोटो सेल में उपयोग होता है फोटोग्राफिक फिल्म में। और दृश्य प्रकाश, इसका तरंगदैर्घ्य 4×10⁷ से 8×10⁷, है ना। और इसका कहाँ से उत्पत्ति होता है, तब परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होने से, माने कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आता है तब। और इसका उपयोग मानव नेत्र को देख माने कि मदद करता है देखने में, फोटो सेल में और फोटोग्राफिक प्लेट में, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकल वाला है ना, फोटो विद्युत सेल वाला में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे अवरक्त किरणें कैसे होता है, तो इसको परमाणु अणु से उत्पन्न होता है कंपन होने से, और थर्पॉइल में और बोलोमीटर में अवरक्त फोटोग्राफिक फिल्म से कैसे होता है उपयोग। माइक्रो तरंगे होती है ना, जो कि 10⁻³ ठीक है। और ये मैगोन ट्रोब वाल्व से होता है, बिंदु संपर्क से होता है। और रेडियो तरंग होती है जो कि 0.3 से लेके 600 तक के रेंज होता है ना। ये दोलन परिपथ से आता है, और रिसीवर रेडियो रिसीवर माने तरंग को, है ना, तो इसी वाला हम लोग जाना है कि कैसे करेगा, ये रिसीव करेगा, ठीक ना। और इसके बाद वाला के दृश्य किरणें में कौन कौन होता है, तो 7 गो जब बजानिया पिनाला है ना, उसका तो इसका भी तरंगदैर्घ्य यहाँ पर है बैगनी, जामुनी, है ना, और नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसका ट्रिक कैसे होता है बैजानिया पिनाला, ठीक ना। और इसका सबका कैसे रहता है, अपना अपना रेंज रहता है। सब कैसे किरणें हैं, दृश्य किरणें, कैसे किरणें है, दृश्य किरणें, ठीक ना। अच्छा और बहुत तरह के तरंग इसमें कैसे दृश्य किरणें है, ठीक ना। ये क्या चीज है, तो इसको है तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, ठीक ना, कौन सा तरंग और इसको खोज करता कौन था, इसका परास कितना है ना, और स्रोत कहाँ से आता है, और संसूचक और कुछ उपयोग। इसको में से मेन हम लोग देखेंगे। पहले तरंग का नाम गामा किरण, खोजे कौन है, बैक्यूरल तथा क्यूरी, है ना, कब 1896, ठीक ना। इसका उपयोग कैंसर इलाज में, गामा किरण के कैंसर इलाज अब भेदन क्षमता सबसे अधिक, ठीक ना। एक्स किरण रोजन खोजा है ना, रॉट रोजन। अच्छा और ये कहाँ से, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन से उत्तेजित होता है, और इसका कची लकड़ी या धातु के अवरक्त रखी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देता है, कौन के नहीं, और इसका उपयोग कची में होता है, सर्जन चिकित्सा में करता है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि एक्सरे में, कची में एक्सरे में हड्डी उड्डी को भेद देता है। इसके बाद परावैंगनिक किरणें, इसका खोज किसने किया था, तो रीटर ने, किसने किया था, रीटर ने, ठीक ना। और इसका उपयोग कची होता है कीटाणु टाणु को मारने में, ठीक ना। आजकल तो कपड़ा में भी इसका साफ करने में इसका उपयोग होता है। दृश्य प्रकाश है ना, इसका खोज किसने किया था, न्यूटन ने, ठीक ना। और इसको कैसे करते हैं, तो अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। एक अवरक्त विकिरण जिसका खोज किसने किया था, हर्शेल ने, है ना। गर्म वस्तु से उत्पन्न होता है, और इसको रोगियों के काची करने में, सेकाई करने में, चाहे तो रात्रि में फोटोग्राफी करने में उपयोग होता है। एक माइक्रो तरंग होता है जिसको खोज किसने किया था, हर्ट्ज ने, और इसका उपयोग कच्चे में होता है रडार तथा दूर संचार में देखने में, ठीक ना। और एक होता है कच्ची रेडियो तरंग या बेतार तरंग, है ना, मार्कोनी खोजे थे, है ना, जो कि बहुत दूर तक के संचार के सिग्नल को कैसे किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है एलसी परिपथ द्वारा, है ना। अगला क्लास में देख लेंगे।
मॉडुलन के प्रकार में जाना था, कच्चे में जाना था मॉडुलन के प्रकार। ठीक है, देखो मॉडुलन काची करता है, तो मॉडुलन की प्रक्रिया में मॉडुलन तरंग के तत्कालिक मान संगत वाहक के साथ भेज देता है, अर्थात कला में परिवर्तन करता है। जैसे कि ध्वनि को विद्युत में भेज रहा है ना, तो ये काची करता है, मतलब कि भेजता है एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में। जैसे कि स्पीकर को देखा जाए तो स्पीकर काची कर रहा है, करंट के माध्यम से, है ना, विद्युत सिग्नल को ध्वनि माध्यम में। लेकिन माइक्रोफोन क्या कर रहा है कि ध्वनि को विद्युत सिग्नल बोला, है ना। टीवी क्या कर रहा है कि विद्युत सिग्नल को विजुलाइज यानी कि दिखाने का दृश्य सिग्नल में भेज रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दिखाता है, आयाम मॉडुलन 3 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पर मॉडुलन कितने प्रकार? 3 प्रकार के। एक आयाम मॉडुलन, एम्पलीट्यूड मॉडुलन, दूसरा का आवृत्ति मॉडुलन और तीसरा का कला मॉडुलन। 3 प्रकार के मॉडुलन कितने प्रकार? 3 प्रकार के। आयाम, आवृत्ति, कला। आयाम, आवृत्ति और कला। तो आयाम मॉडुलन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आयाम मॉडुलन को सबसे पहले जानेंगे। कहता है कि आयाम मॉडुलन, है ना, रेडियो तरंग के आयामों को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन के अनुरूप या चित्रों के प्रकाश तीव्रता के परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आयाम मॉडुलन कहते हैं। मतलब कि जब रेडियो तरंग को कोचे में बदलेंगे, ध्वनि संकेत में, रेडियो तरंग को ध्वनि संकेत में, तथा, है ना, चित्रों को प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं आयाम मॉडुलन कहते हैं, ठीक ना। और दूसरा कौन मॉडुलन है, तो आवृत्ति मॉडुलन। तो देखो आयाम मॉडुलन में क्या होते हैं, तो इसमें तरंग जो होते हैं, मॉडुलन तरंग का वाहक जो होता है ना, इसके साथ साथ क्या होता है, तो विस्थापित होता है, अध्यारोपित होता है। क्या होता है, अध्यारोपित। मॉडुलन में तरंग का होता है, अध्यारोपित होता है। परिणामी मॉडुलन तरंग का आयाम मॉडुलन तरंग के तत्कालिक मान के अनुसार बदलता है, मान के अनुसार। जैसे कि चित्र में यहाँ पर है, एक ऊपर नीचे के अनुसार, तत्कालिक अनुसार मांग रहेगा उसके अनुसार क्या होगा, बदलेगा। कौन? आयाम मॉडुलन, ठीक ना। यहाँ पर दूसरा चित्र में है ना, तो ऊपर नीचे के अनुसार यानी कि क्या होगा, मान के अनुसार मॉडुलन का प्रवृत्ति का होगा, बदलेगा। तत्कालिक मान का होगा, बदलेगा। किसमें? आयाम मॉडुलन में, ठीक ना। और दूसरा आवृत्ति मॉडुलन। कौन मॉडुलन? आवृत्ति मॉडुलन, ठीक है। आवृत्ति मॉडुलन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। रेडियो तरंग को आवृत्ति को, रेडियो तरंग की आवृत्ति को ध्वनि संकेत में, है ना, चित्रों के प्रकाश के अनुसार परिवर्तन करने की प्रक्रिया का कहेंगे मॉडुलन। एक नाम का आवृत्ति से प्रकट करेगा, और आयाम वाला में आयाम से, है ना। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ई है तरंग के, तो इसको क्या कहेंगे, आयाम, ठीक है ना। और आवृत्ति में, आवृत्ति कहने का मतलब कि जब 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में कितना बार, है ना, ये क्या करता है, आयाम निकालता है, ठीक ना। तो उसको क्या आवृत्ति। आवृत्ति मॉडुलन का होता है कि आवृत्ति के रूप में व्यक्त करता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में एक दिया है, ठीक है, ये कौन मॉडुलन को दर्शाता है, आवृत्ति मॉडुलन। कौन मार को? आवृत्ति। यहाँ पर थोड़ा सा विरल है, उसके बाद फिर कच्चे सघन है, फिर विरल है, फिर कच्चे सघन है, ठीक ना। अच्छा, इस मॉडुलन का तरंग वाहक कच्चे होता है, अध्यारोपित होता है इस प्रकार से कि परिणामी मॉडुलन जो होते हैं तरंग आवृत्ति के तत्कालिक मान के साथ बदलती रहती है। माने कि जितना आवृत्ति देर है उसके धीरे धीरे से कच्चे होगा, बदलेगा। कभी सघन माने घाना, कभी विरल यानी कि पतलापन, ठीक ना। मतलब केस में क्या होगा, तो आवृत्ति के अनुसार बदलेगा, कच्चे के अनुसार, है ना। लेकिन मॉडुलित तरंग का आयाम एवं कला वाहक तरंग जैसे यहाँ परिवर्तित रहते हैं। मॉडुलित वाला कच्चे रहता है, आयाम और कला कच्चे रहता है, अपरिवर्तित। जबकि आवृत्ति वाला कच्चे होता है, परिवर्तित होते रहता है, ठीक ना। मानो कि इसका, है ना, आवृत्ति का इस प्रकार से जो कला रहता है इसका कच्चे रहेगा, बदलित रहेगा। सघन रहेगा तो भीरू भीरू, और विरल रहेगा तो दूरी दूरी पर, ठीक ना। किसमें होता है, आयाम मॉडुलन के बाद आवृत्ति मॉडुलन, ठीक ना। दूसरा का के बाद तीसरा का चेक कला मॉडुलन। कौन मॉडुलन? कला, फेस मॉडुलन। कौन मॉडुलन, है ना। जब रेडियो तरंग के संगत संकेतों को असतत स्पंदन समूह में प्रेषित किया जाता है और उसका समय अंतराल कला या मॉडुलन को काची कहते हैं, भेजने या संकेतों को, सूचनाओं को परिवर्तित किया जाता है, तो इस मॉडुलन को काची कहते हैं, कोची को। तो रेडियो संकेत को असतत समूह में, मतलब कि कोई निश्चित समूह नहीं है। जब रेडियो तरंग को असतत समूह में भेजा जाता है, ठीक ना, और समय अंतराल जो कला में परिवर्तन आता है, तो उसे काची कहते हैं, कला मॉडुलन कहते हैं ना। किसमें, तो संकेत में, रेडियो संकेत असतत समूह में। किस समूह में? असतत समूह, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉडुलन तरंग वाहक के तरंगों के साथ साथ अध्यारोपित किया जाता है। इसमें क्या कहता है, अध्यारोपित किया जाता है। परिणामी मॉडुलन तरंग कला मॉडुलन तरंग के तत्कालिक मान के अनुसार बदलते रहता है। मान कि जितना देंगे मान वो क्या होगा, बदलते रहेगा, क्या करेगा, बदलते रहेगा, है ना। परंतु मॉडुलन तरंग और आवृत्ति तरंग के जैसा ये अपरिवर्तित नहीं रहता। आखिर सब अपरिवर्तित रहता, ये क्या रहेगा, बदलते रहेगा। कौन तरंग में? कला तरंग में। कला तरंग में काची असतत रूप में जाता है तरंग, काची रूप में जाता है असतत, कोई निश्चित नहीं है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है काची कि सूचना को डिजिटल प्रेषण, काची डिजिटल माने कि संकेत को साधारणतः भेज दे डिजिटल रूप में, ठीक ना। और फिर क्या होता है कि मोडम ऑफ फैक्स के बारे में बताइए, कुछ के बारे में, मोडम ऑफ फैक्स। कल क्वेश्चन हम लोग देखे थे, है ना, मोडम ऑफ फैक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले संचार व्यवस्थाओं द्वारा आंकड़ों का आदान प्रदान होता है। संचार माने कुछ करता है, आंकड़ा को बात को इधर उधर
फेंकते हैं, है ना। संचार में बातों को इधर उधर फैलाते हैं, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, रेडियो तरंग के माध्यम से, है ना, और भी मुख्यतः चाहे तो फिर विद्युत सिग्नल के माध्यम से, ठीक है। इसमें काची क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और ये आंकड़ा के डेटा से हमारा मतलब क्या होता है कि संकल्पना या अनुद्देश्य से होता है, और जिनकी आवश्यकता प्रेषण, निर्वहन या संसाधन में पड़ती है। अधिकतर स्थितियों में डेटा स्पंद प्रकार या पल्स टाइप के संकेतों द्वारा होता है। अधिकांशतः कुछ द्वारा होता है, डेटा स्पंद से, चाहे तो पल्स टाइप से, है ना। मान कि अधिकांशतः चीजों में संचार व्यवस्था का ट्रांसफर जो होता है कुछ से, पहला डेटा स्पंद और दूसरे कुछ पल्स टाइप, है ना, दो प्रकार से, ठीक है। और एक कहता है कि मोडेम अंग्रेजी पद यानी कि मोडुलक यानी डी मोडुलर से बी मोडुलक से बनाया गया। मोडेम कैसे बनाया गया है, मोडुलक और डी मोडुलक, चाहे तो बी मोडुलक, मोडुलेन और बी मोडुलन, ठीक है। इसको से कच किया गया है तो मोडेम बनाया गया। मोडेम किससे बना है, मोडुलक और बी मोडुलक से, ठीक है। अच्छा, तो एक कहता है कि देखो प्रेषक का स्टेशन पर, कौन स्टेशन पर, माने कि भेजने वाला पर, प्रेस जहां से करा कुछ भेज रहा है, जैसे कि सूचना आता है हमारे कॉलेज से कि आज एडमिट कार्ड बटेगा, प्रेस कर दिया कॉलेज में, है ना, सबके पास सूचना चल गया, आज एडमिट कार्ड बटना था लेकिन नहीं बटेगा, ये प्रेस कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल निर्गम के ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जैसे संचार चैनल द्वारा आसानी से भेजा जा सके और रिसीवर द्वारा उसे काची कर सके, प्राप्त कर सके, है ना। मतलब कि इसमें काची कहता है कि प्रेषक जो होता है कची स्टेशन पर से, माने कि अपने स्थान पर से सबको सूचना ठीक है, और प्राप्त करता है, रिसीवर जो है काची करता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है। रिसीवर को उसको मोडेम उस प्रक्रिया को लड़ता है, मोडेम काची करता है, माने कि देखो भेज रहा है, प्राप्त कर रहा है, आई प्रक्रिया को उलट देगा कौन, अर्थात काची करेगा वो, है ना, कि प्रेषण मोड में मोडेम डिजिटल डेटा को प्राप्त कर उसे एनालॉग संकेत में परिवर्तित करता है। यानी कि मोडेम काची करता है, डिजिटल डेटा को प्राप्त करेगा, एनालॉग में देगा, माने डिजिटल संकेत जो आया उसको काची कर देगा, एनालॉग में दर्शा देगा, ठीक है ना, परिवर्तित, ताकि उस वाहक तरंग को मॉडुलेट किया जा सके। और रिसीवर के सिरे पर वाहक का दूसरा मोडेम बी मॉडुलेट डेटा को पुनः प्राप्त करता है, और काची करता है, बी मॉडुलेट करता है और डाटा को फिर पुनः काची कर लेता है, प्राप्त कर। जैसे कि मान लो कोई भेजा तो तरंग आ गया, तो मोडेम का काम क्या है, कि हमको प्राप्त करने में मदद करेगा, है ना, मतलब कि सूचना काची करेगा, हमको जगह पहुंचा देगा, ठीक है। ये कोई काम मॉडुलन के काम, ठीक है। और इसके बाद वाला एगो फैक्स है, कचे है फैक्स क्या है, तो फैक्स एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हम दस्तावेजों और चित्रों को भेज सकते हैं, ठीक है, कहलाता है फैक्स कहलाता है। अभी फैक्स के पूर्णतः काम व्हाट्सएप कर दे रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप में फोटो भेजते हैं तो फोटो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, लिखा के जा रहा है, सो टेक्स्ट है, लेकिन अब तो मैसेजेस भी उसका सुविधा करने लगा कि कुछ छोटा एमबी के फाइल भेज सकते हैं, है ना। टेलीग्राम पर बिल्कुल इसी प्रकार से होता है ना। और डाटा के साथ अभी वीडियो के भेजने का सुविधा हो गया, यहाँ पर यूट्यूब की सुविधा हो गया, है ना। तब फैक्स में खाली कहा जाता है दस्तावेज आया तो चित्र, है ना। जब दस्तावेज या चित्रों को प्रेषित किया जाता है तो इस विधि को काचे कहते हैं हम लोग, फैक्स कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रेषण का अनुलिपि प्रेषण कहा जाता है, इसको में भेजने को काचे कहते हैं, प्रेषण प्रक्रिया, है ना। तो पहले फैक्स का उपयोग होता था, है ना, कोई भी चीज डॉक्यूमेंट है तो फैक्स कर देना। जैसे कि मान लो कि हम लोग के यहाँ काम पड़ा आधार कार्ड के, आधार कार्ड घर ही है, फैक्स कर दो ना, व्हाट्सएप कर दो ना, व्हाट्सएप से तुरंत हम प्रिंट कर लेंगे, नहीं तो फैक्स अभी थोड़ा सा काचा गया, पुराना हो गया। इसके बाद संचार व्यवस्था के प्रकार, कौन व्यवस्था के, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच संकेतों का संचरण जिस माध्यम से होता है ना, यह एक सरल विधि है। और रिसीवर के संकेतों के माध्यम से कुछ करता है, प्राप्त करता है, माने कि जो कोई बात को बोल रहा है या तो फिर ध्वनि सुन रहा है ना, ये दोनों के बीच क्या होता है, माध्यम होता है, क्या होता है। अगर ये दोनों को एक रेखा से दर्शा दिया जाए, कैसे के दर्शा दिया, तो उसे कहेंगे लाइन संचार, कैसे कहेंगे, जैसे कि मान लो हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, सबके कानों तक जा रहा है, अगर इसको रेखा तक दर्शाएंगे तो सबके पास रेखा से खिंचाएगा, तो इसको कैसे कहेंगे, लाइन संचार, है ना। लेकिन फोन में ऐसा नहीं होता है, ध्वनि वायुमंडल में चल जा रही है ना, सिग्नल जा रहा है माइक में ही, है नहीं। तो इसमें क्या होता है, दूसरी विधि में एंटेना का उपयोग करके अंतरिक्ष में भेजा जाता है और फिर दूसरे विधि में एंटेना की सहायता से उसे प्राप्त कर लिया जाता है, और इसे कैसे कहते हैं, अंतरिक्ष संचार, है ना। जब एक पद से दूसरे पद तक तार के माध्यम से जाते ये होगा कौन, लाइन संचार, पद से जा रहा है। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, हम एंटेना की सहायता से, जैसे कि फोन की सहायता से हम अपलोड कर देंगे कि अंतरिक्ष पर चल जाएगा, अंतरिक्ष पर चाहे मतलब कि कैसे बात क्लाउड पर रहेगा, है ना, इंटरनेट पर रहेगा, ठीक है। और फिर इंटरनेट पर से तुम लोग सर्च करके अगर देखोगे, है ना, तो कैसे हो जाएगा, अंतरिक्ष फिर एंटीना तुमको प्राप्त करके दे देगा। तो इस माध्यम को कैसे कहते हैं, अंतरिक्ष संचार कहते हैं। जैसे कि हम लोग फोन बात करते हैं तो हमारा फोन का जो सिग्नल है कहाँ, बगल के टावर के पास जाएगा, बगल वाला टावर का सिग्नल कहाँ भेजेगा, अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रह के पास। अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रह उस नंबर कोड को खोजेगा और सामने वाला व्यक्ति के उस कोड को बगल वाला टावर से कनेक्ट करेगा, और टावर कनेक्ट करेगा उसको फोन से, और फिर उतने में रिंग
हो जाएगा। और दोनों के बीच कनेक्टिविटी तो जुड़ गया है ना, इसलिए जुड़ने से पहले रिंगिंग का कुछ टाइम लेता है, जब भी कलर ट्यून में बदल है, ठीक है नहीं, रिंग ना होकर के कलर ट्यून पे बजेगा, ठीक है। तो यह संचार विधि में, ठीक है। संचार विधि कितने प्रकार का हो गया था, 2 प्रकार से, पहला अंतरिक्ष संचार और दूसरा का लाइन संचार, ठीक है ना। अंतरिक्ष संचार में क्या होता है कि मुख्य रूप से उपग्रह के माध्यम से होता है, टावर के माध्यम से होता है, जबकि लाइन संचार में क्या होता है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक ना। अच्छा, एक बात आता है कि संचार में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसे तो होगा, तरंग से होगा। तो कौन सा तरंग, तब विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। कौन सा तरंग, विद्युत चुम्बकीय। तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण, ठीक है। देखो, प्रेषक एंटीना से उत्सर्जित रेडियो तरंग को निम्नलिखित 3 भागों से अभिग्राही एंटीना तक पहुंचाता है। मतलब कि मान लो कि हम यहाँ से भेज रहे हैं ध्वनि को, जिसको क्या माध्यम से पहुंचाएगा, 3 माध्यम से। पहला भू तरंग संचरण, ग्राउंड वेव, पृथ्वी के अंदर वाले से। आकाश तरंग संचरण, आकाश में होता है ना। और अंतरिक्ष, है ना, स्पेस से। आकाश और अंतरिक्ष दोनों भले एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ में कच्चे है, अलग अलग है ना। के प्रकार का हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण, 3 प्रकार से, एगो भू तरंग, एगो आकाश तरंग, एगो अंतरिक्ष तरंग, ठीक है। तो सबसे पहले भू तरंग को जान लेते हैं, ग्राउंड वेव। कौन वेव, ट्रांसमीटर को एंटेना से रिसीवर के एंटेना तक पृथ्वी के सतह से संचित जब होता है तो उस तरह के कोचे कहते हैं भू तरंग, चाहे तो पृष्ठ तरंग। जब पृथ्वी के सतह से तरंग पहुंच जाएगा पृथ्वी के सतह पर, तो उस तरंग को कहते हैं भू तरंग अथवा पृष्ठ तरंग, ठीक है। लंबी दूरी तक भू तरंग का संचार 1500 किलोहर्ट्ज चाहिए। कितना चाहिए इसको, 1500 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या जेड माने के किलोहर्ट्ज, चूंकि इससे अधिक आवृत्ति तरंग का संचार यहाँ पर नहीं हो पाता। कितना से, 1500 किलोहर्ट्ज से ज्यादा नहीं होगा। कौन तरंग में, भू तरंग। ऑप्शन में रहेगा भू तरंग संचरण का, है ना, सीमा कहाँ तक है, तो 1500 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। अच्छा, एक से ज्यादा भी ना रहेगा तो कोई दूसरा माध्यम उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा कौन, आकाश तरंग संचरण। कौन तरंग, आकाश तरंग, है ना। जो तरंग ट्रांसमीटर और एंटेना से निकल करके वायुमंडल के ऊपरी परत से जाके आयन मंडल से, कौन मंडल से, आयन मंडल से जाकर के मुड़ेगा, तब कुछ होगा आकाश तरंग संचरण। कौन तरंग संचरण, है ना। अच्छा, वायुमंडल में कौन कौन परत है, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा का समताप मंडल, तीसरा का मध्य मंडल, चौथा का आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल, है ना। तो कौन वाले मंडल से, आयन मंडल से, यानी कि चौथा वाला मंडल से। चौथा वाला मंडल से जब जाकर के तरंगे मुड़ेगी तो उसको कौन तरंग संचरण कहेंगे, आकाश तरंग संचरण, ठीक है। और एंटीना पहुंचे उसमें आकाश तरंग संचरण कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को आकाश तरंग संचरण या आयन मंडलीय संचरण कहते हैं, कहा कि आयन मंडल से होकर गुजारा, इसको आयन मंडल संचरण भी कहेंगे, चाहे तो आकाश तरंग संचरण, है ना। इसका उपयोग कहाँ तक होता था, 1500 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के लिए। अब 1500 किलोहर्ट्ज तक के क्या उपयोग करेंगे, भू तरंग का। अब 1500 किलोहर्ट्ज से ज्यादा वाला के किसका उपयोग करेंगे, आकाश तरंग। कोई दिक्कत, आगे में देखो तीसरा है कोची, अंतरिक्ष। कौन वाला, अंतरिक्ष। आकाश तरंग वाला कहाँ से गुजरेगा, आयन मंडल से। कहाँ से, आयन मंडल से। और ये वाले कुछ से अंतरिक्ष तीसरा, एक से ज्यादा 1500 किलोहर्ट्ज से ज्यादा वाला केकरा लगी, आकाश में, है ना। और अंतरिक्ष तरंग में क्या कहता है कि अति उच्च आवृत्ति, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा वाला जो उच्च तरंग रहेगा उसको भेजने के लिए, ठीक है। रेडियो तरंग को अंतरिक्ष तरंग कहा जाता है। ये तरंगे ट्रांसमीटर से रिसीवर एंटेना तक सरल रेखीय पथ द्वारा सीधे पहुंचती है। एकदम कहाँ पहुंचता है, सीधे, एक व्यक्ति से, जब कि एक व्यक्ति के ट्रांसमीटर से दूसरे व्यक्ति के रिसीवर तक डायरेक्ट पहुंचता है, किसके माध्यम में, अंतरिक्ष तरंग, है ना। रिसीवर एंटेना का सरल रेखीय पथ सीधे होते हैं और इसे दृष्टि रेखीय संचरण भी कहते हैं। दृष्टि रेखीय संचरण किसे कहते हैं, अंतरिक्ष वाले के। आयन मंडलीय संचरण किसे कहते हैं, आकाश वाला के, ठीक ना। और इसमें तरंग संचरण का काचे होता है, केवल दिष्ट पथ पर ही सीमित रहता है। और ये तरंगे काचे कहते हैं, पृथ्वी के वक्रता के कारण ब्लॉक हो जाते हैं। पृथ्वी के वक्रता के कारण काचे होते हैं, पृथ्वी के आकार लगभग माने कैसे गोलाकार, ठीक ना। तो एक तरफ से निकलते हैं जगह से सीधे नहीं पहुंच पाते, और ये काचे होता है ब्लॉक। कौन वाला तरंग, अंतरिक्ष तरंग। कौन तरंग, है ना। लेकिन जब हम लोग चल जाएंगे अंतरिक्ष में तो वहां पर तो कोई रोकने वाला नहीं है ना, एक दूसरे से डायरेक्ट सीधे अंतरिक्ष से काम करेंगे, ठीक है। इसमें काचे बहुत उच्च तरंग काम करता है, कितना था, 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक, 40 मेगाहर्ट्ज। और में किलोहर्ट्ज था, है ना। यहाँ पे कच्चे मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज ज्यादा, 1 मेगा माने कच्चे 10 लाख, कच्चे 10 लाख। और किलो माने कि 1000, किलो माने कि, है ना। ये तरंगे पृथ्वी के वक्रता होने के कारण ब्लॉक हो जाते हैं और क्षितिज के बाद सिग्नल का पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें रिसीवर एंटीना बहुत अधिक ऊंचाई पर रखना होता है, इसलिए एंटीना को करना पड़ता है बहुत अधिक, यानी कि हम लोग आयन मंडल में नहीं रखेंगे, सैटेलाइट को और ऊपर लेके चल जाएंगे, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें टेलीविजन प्रसारण, माइक्रोवेव संपर्क द्वारा उपग्रह संचार में अंतरिक्ष तरंग का उपयोग किया जाता है। किसमें, उपग्रह संचार में। हैम रेडियो, एम्यूचोर, ठीक ना, इस सब का उपयोग कैसे होगा, अंतरिक्ष संचार। कहने का मतलब है कि यहाँ पर संग्राहक है,
मतलब कि प्रेशर है, प्रेषित करने वाला प्रेषक, ठीक ना। और यहाँ पर कच्चे है रिसीवर, तो दोनों का सिग्नल यहाँ पर इसे कच्चे जाएगा। सबसे पहले बहिर्मंडल में उपस्थित उपग्रह के पास, और वहां से डायरेक्ट किसके पास आएगा, दूसरा के पास, ठीक ना। ये किसमें होता है, तो अंतरिक्ष संचार में। कौन संचार में, अंतरिक्ष संचार में। देखो यहाँ पर कच्चे डायरेक्ट एक टावर टू एक दूसरा का टावर, और वायुमंडल से जब गुजरेगा तो कच्चे जाएगा, आकाशीय, है ना। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में आता है कि उपग्रह संचार क्या है, कौन संचार, उपग्रह। अच्छा, एक में अभी कौन कौन तीनों संचार पढ़े हम लोग। पहला भूतरंग संचरण, दूसरा का आकाश या तो फिर शोका कहते हैं आयन मंडलीय संचरण, तीसरा का अंतरिक्ष संचरण में क्या करेगा, डायरेक्ट सीधे पथ से जुड़ जाएगा, है ना। माने कि एक टावर से नहीं बल्कि एक जो भेजने वाला है प्रेषक, है ना, उसको से उपग्रह से डायरेक्ट कची रिसीवर, ठीक है। लेकिन अंतरिक्ष वाला में तो ऐसा होगा, लेकिन आकाश वाला में ऐसा नहीं होता है। आकाश वाला में क्या होता है, आयन मंडल से मुड़ता है, जबकि अंतरिक्ष वाला में बहिर्मंडल या सबसे और भी उपजा। बहिर्मंडल में कितना मेगा हर्ट्ज, माने कि अंतरिक्ष वाला में 40 मेगा हर्ट्ज, है ना, और आकाश वाला में 1500 किलो हर्ट्ज से ऊंचे, ठीक ना। और भूतरंग वाला में 1500 किलो हर्ट्ज, ठीक ना। आगे आता है कि उपग्रह संचार, है ना, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन। उपग्रह की सहायता से होने वाले संचरण व्यवस्था को क्या कहते हैं, उपग्रह संचार कहते हैं। माने उपग्रह की सहायता से जो संचरण होगा, जो माध्यम होगा, उसे क्या कहेंगे, उपग्रह, है ना। उपग्रह मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तब पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा डायरेक्ट। पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर है, तो उपग्रह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर, है ना। और भू स्थिर कक्षा में स्थापित है, तो माने कि जैसे पृथ्वी के गोल गोल चांद घूम रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से कच्ची करेगा, उपग्रह भी पृथ्वी को गोल गोल घूमेगा, अपना कक्षा में स्थिर रहेगा, ठीक ना। और ऐसे उपग्रह ऐसा युक्ति जो पृथ्वी के स्थित प्रसारण केंद्र द्वारा भेजे गए संकेतों को प्राप्त करता है, और पृथ्वी से जितना संकेत भेजेगा कैसे करेगा, प्राप्त करेगा, और उसको जहां भेजना रहेगा वहां भेजेगा, है ना। मौसम विज्ञान की जानकारी करने के लिए, बातचीत करने के लिए, नेटवर्क कर जानकारी करने के लिए, है ना। इस समय कैसे होता है, तो इस समय भूतरंग संचार के माध्यम से होता है। और फिर उस संकेतों को निश्चित दिशाओं में प्रेषित करते हैं, मतलब कि जहां भेजा जाना है वहां कैसे कर सकता है, भेज सकता है। ऐसी युक्ति प्रेषानुकर या ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। इसे कैसे कहा जाता है, ट्रांसपोर्टर। किसमें, उपग्रह संचार में। यानी कि मान लो हम लोग कभी कोई चीज मेल करना है ना, और हमारे देश में जब दूसरा देश में, जब पृथ्वी के सतह पर माने कि गोलाकार है तो लघु कोण कोई सतह पर होगा, और गुरुत्वाकर्षण कारण उसका खिंचाव से कच्चे हो जाएगा, वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, इसको भेजना काची यहाँ पर होला, जिसको काची पकाना करेगा, उपग्रह संचार यहाँ पर जाएगा उपग्रह के पास, उपग्रह से काची हो जाएगा, दूसरा आदमी के पास चल जाएगा, ठीक है। दूसरा के बाद क्या आता है, सुदूर संवेदन, यानी कि रिमोट सेंसिंग, रिमोट से टीवी वहां टिप दो, यहाँ काम करेगा, कौन चीज, तरंग संचरण के मान से रिमोट सुदूर संवेदन। कौन संवेदन, सुदूर संवेदन। एक विशेष प्रकार के, है ना, बिना गए उस स्थान पर विषय के सूचना प्राप्त हो सकती है, तो उसे कैसे कह सकते हैं, सुदूर संवेदन। जैसे कहीं फोन में न्यूज लाइव कहाँ हो रहा है घटना, सूचना हम कहाँ देख रहे हैं, ये कौन के माध्यम से, तो सुदूर संवेदन के माध्यम से, ठीक ना। इस कार्य में उपग्रह अत्यंत बहुत उपयोगी होता है। सबसे ज्यादा उपयोगी कौन होता है, उपग्रह। इसमें सबसे ज्यादा उपयोग कौन होता है ना, सुदूर संवेदन के लिए व्यवहार में लाए गए उपग्रह कक्षा में ऐसी होती है कि कभी वह उपग्रह से विशेष स्थान पर ऊपर से गुजरता है तो उस स्थान के सापेक्ष सूरज की स्थिति हमेशा लगभग वही रहती है। माने कि उपग्रह संचार में उपग्रह ऐसी जगह पर आता है, ऐसा जगह पर आता है कि जहां से उसको सूरज से डायरेक्ट प्रकाश मिलता रहे और उसको सोलर प्लेट पर कैसे करे, ऊर्जा देते रहे, हर समय ऊर्जा लेकर घूमते रहे। कोई मशीन को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, नहीं तो अंतरिक्ष में तो सूरज 24 घंटा उगा रहेगा, पृथ्वी पर ना, पृथ्वी घूर्णन कारण दिन और रात हो जाएगा, लेकिन वहां पर सबको मिलते रहेगा, ठीक ना। और उस अपना कक्षा कच्चे रहेगा, स्थापित रहेगा, और सूरज से हमेशा कच्चे मिलते रहेगा ऊर्जा, और जितना संचार के तरंग रहेगा वो सब कच्चे करेगा, ग्रहण करेगा, जहां भेजना रहेगा वहां भेज देगा। तो इस प्रकार जो करता है तो इसे कच्चे कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। ऐसा उपग्रह कच्चे करते हैं सुदूर संवेदी, और एक एक स्थान से दूसरे स्थान के कच्चे करता है, जानकारी लेने में मदद करता है। जैसे कि प्राकृतिक संपदा में कच्चे में, है ना, इस सैटेलाइट के सहायता से पता कर सकते हैं, है ना, पृथ्वी के प्राकृतिक संपदा जैसे कि भूमिगत जल कहाँ उपस्थित है, कहाँ उपस्थित नहीं है, ठीक है। और फिर कच्चे कोयला के बारे में, ठीक है, तेल खनिज कहाँ पर, इसके पर नजर रख सकते हैं, अयस्कों की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इस सब के लिए मानचित्र ज्ञात करना, जैसे कभी कभी न्यूज में देखा होगा सबको, जैसे भूकंप वाला तो पूरी लाल पीला हरा ब्लू रंग से ग्राफ करके दिखाता है ना। लाल वाला मतलब कि वहां पर घटना घटित होने वाला है ना, हरा वाला मतलब सब मुक्त है ना। थोड़ा सा केसारिया कर दे माने कि एक समय भी आने की संभावना है। तो इस तरह से कच्चे इसको कौन से, तो उपग्रह के सहायता से, है ना। इसका तो अब साधारण उपयोग मैप में हम लोग करते हैं, गूगल मैप के सहायता से, है ना, जाना रहता है कहाँ चल जाते हैं कभी कहाँ।
तो बाय मिस्टेक सिग्नल लाइन में लेके चाहे तो फिर कोई अपलोड गलत कर दिया जिसके वजह से होता है। और बंजर भूमि का मानचित्र तैयार करने में किसका उपयोग होता है? तो उपग्रह संचरण के। सूखे का पूर्वानुमान, सूखा आएगा कि नहीं आएगा, बादल बरसेगा या नहीं बरसेगा, मौसम की जानकारी इसे हम कैसे? उपग्रह। फसल पर कीट से रहने वाले नुकसान का भी अध्ययन कर सकते हैं कैसे? तो उपग्रह संचार से। मछली पालन के लिए उपयुक्त क्षेत्र का पता लगाना, कौन क्षेत्र में मछली पालन होगा, इसमें कुछ उपग्रह संचार से। और इसके बाद आता है लाइन संचार। कौन संचार? लाइन संचार। संचार के दो भाग कौन कौन? पहला लाइन संचार और दूसरा कौन सी? उपग्रह माने कि बिना लाइन वाला। अच्छा, बिंदु से बिंदु संपर्क में सबसे सरल और सबसे पुरानी विधि है ना, जिसको कैसे कहते हैं? तार द्वारा जोड़ते हैं, ठीक ना, जिसे कैसे कहते हैं? लाइन संचार। जैसे कि टेलीफोन या टेलीग्राफ संपर्क में होता है, इसमें कैसे द्वारा होता है? लाइन द्वारा। केबल से जुड़ जाता है, टीवी के सिग्नल है ना, जब केबल से जुड़ता है, वाईफाई के केबल, इस हम कैसे? लाइन संचार है ना। ये कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के यहाँ पर है। कितना? कौन कौन? तो द्वितार प्रेषण लाइन और समकाज केबल और कोची ऑप्टिकल फाइबर। द्वितार प्रेषण मन के कैसे होता है? 2 वायर वाला, 2 तार के सहायता से कैसे किया जाता है? भेजा जाता है ना। एगो से भेजा जाता है, दूसरा का से सूचना कैसे किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। एगो से कैसे किया जाता है? भेजा जाता है, दूसरा का से कैसे? ग्रहण। और एगो होता है कैसे? समाक्ष केबल है ना, माने के ओकरे में केबल को अंदर केबल रहेगा। और तीसरा कैसे? ऑप्टिकल फाइबर है ना, एक में रहता है बहुत सारे 3 भाग रहते हैं है ना। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य भाग को कैसे कहते हैं? करोड़ कहते हैं। वो कांच के बना रहता है, क्वार्टज कांच के। अंदर कांच होता है रिक्त स्थान, ओकरा से सिग्नल को भेजा जा सकता है ना, तरंग को भेजा जा सकता है। ये सब कौन माध्यम में आ जाएगा? तो लाइन संचार। यही प्रकार होता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आंसर अब देखो।